नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी के बुलंदशहर में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा लिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने यहां जमकर हंगामा किया। रेलवे ट्रैक पर ग्रामीणों के कब्जे की खबर सुनकर रेलवे के अधिकारियों के पसीने छूट गए। इसी बीच पटरी पर आ रही तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली हावड़ा रेल ट्रैक पर बैठे ग्रामीणों ने रोक लिया, क्योंकि ग्रामीण अंडरपास की मांग कर रहे थे। इसी विरोध के चलते कोतवाली देहात क्षेत्र में गांगरोल गांव के लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम करके तेजस एक्सप्रेस को रोक दिया था। जाम की सूचना पर एडीएम रविंद्र कुमार, एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जाम को खुलवाया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि तेजस एक्सप्रेस को रोका गया था और करीब 15-20 ट्रेनें इस प्रदर्शन से प्रभावित हुई। करीब 1.5 घंटे तक लोग रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। एडीएम प्रशासन रविंद्र कुमार ने बताया कि लोगों को समझा बुझाकर रेलवे ट्रैक खाली करा दिया गया है। प्रकृति ने हमारी तरह ही पेड़ पौधों में भी जान डाली है। इंसान या घरों के पालतू जानवर जब बीमार होते हैं तो उनके लिए डॉक्टर अस्पताल होते हैं, लेकिन अगर कोई पेड़ पौधे बीमार हो जाएं तो उनके लिए क्या? इसी सोच ने भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रोहित मेहरा को ट्री एम्बुलेंस और हॉस्पिटल शुरू करने की प्रेरणा दी। अपनी तरह की ये अनोखी पहल है जो पंजाब के अमृतसर से शुरू हुई है। अगर किसी पेड़ के बीमार या मुरझाने की सूचना हेल्पलाइन नंबर पर मिलती है तो पहले व्हाट्सएप के जरिए पेड़ की फ़ोटो मंगाई जाती है, फिर एम्बुलेंस के जरिए पहुंचकर उसका मौका मुआयना किया जाता है और पेड़ का उचित इलाज होता है। ऐसा भी होता है कि कई बार दीवारों या अन्य जगहों पर भी पेड़ खुद उगाते हैं, उन्हें भी वहां से हटाकर नई जगह पर जीवन दान दिया जाता है। ऐसे पेड़ पौधों के लिए बेहतर खाद पानी का इंतजाम किया जाता है। रोहित मेहरा ने बताया कि अभी वे 7-8 फीट ऊंचे पेड़ पौधों को ही रीप्लांट कर पाते हैं। बड़े पेड़ों के लिए ऐसा करने के लिए अभी उनके पास इंतजाम नहीं है। अमृतसर के मजीठा रोड पर रहने वाले 43 वर्षीय रोहित मेहरा की माने तो इस समय 32 किस्म के बेजुबान पेड़ों के लिए सेवाएं दी जा रही हैं। इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। मेहरा के मुताबिक पेड़ों के कल्याण के लिए वे चाहते हैं कि और लोग भी आगे आएं। मेहरा ने पुष्पा ट्री एंड प्लांट हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी के नाम से ये शुरुआत की है। मेहरा ने बताया कि उनकी पत्नी की मां को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था, इसलिए उन्हीं के नाम पर यह काम शुरू किया गया है। ट्री एम्बुलेंस में गैंती, फावड़ा, गड्ढा खोदने की मशीन, कटर, कैंची, आरी, पानी की टंकी, खाद की बोरी, दवा डालने की मशीन जैसे खास इंतजाम देखे जा सकते हैं। पहला ट्री हॉस्पिटल एंड क्लिनिक एंड ट्री एम्बुलेंस स्टार्ट किया है। देखिए, जो हमारा ऐसा मानना है, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्राणियों में सद्भावना हो। पेड़ों में भी जीवन है, इनमें सांसें हैं। जो हमारे साइंटिस्ट जेसी बोस हैं, वो तो ये जिनको नोबेल मिला था, वो कहते हैं कि प्लांट्स में भी जीवन है। तो यदि ये जीवन है तो इनको भी जीवित रखने के लिए या इनकी आयु बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। तो उसके लिए हमने एक नई पहल शुरू की है, जो कि प्लांट्स ट्रीज़ का हॉस्पिटल। हम इसमें 32 से 33 तरह की सर्विसेज देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर में पीपल उग गया, उसको रीट्रांसप्लांट करना। कहीं जगह पेड़ों पर लोगों ने कील लगा दिए, कई जगह लोगों ने पेड़ को काटने की बजाय उसको जहर का टीका दे दिया, उसको डीपोजन करने का। कई जगह कईयों के फ़ोन आए कि हमारे यहाँ पर पेड़ों में फल नहीं आ रहे, वो करना। कईयों की डाली टूट जाती है। ये जो हम सारा कर रहे हैं, हमारा एक शास्त्र है, उसका नाम है वृक्ष आयुर्वेदा, जो कि वृक्ष की आयु बढ़ाने और उनकी वेल बींग के लिए लिखा गया है। हम उसी को फॉलो करते हुए ये पूरे का पूरा एक कंसेप्ट वृक्ष आयुर्वेदा शुरू किया है, जो हॉस्पिटल शुरू किया है, जो वृक्ष आयुर्वेदा के बेसिस पर है। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र के गौरी नारायणपुर गांव में स्थापित
डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह ग्रामीणों ने प्रतिमा क्षतिग्रस्त देखी तो आक्रोशित हो उठे, एकजुट होकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना पर कंदरापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर किसी तरह लोगों को शांत कराया। आपको बता दें कि गौरी नारायणपुर गांव में बाबा साहब की एक प्रतिमा लगी है। रात अज्ञात अराजक तत्वों ने प्रतिमा के हाथ और चश्मे को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह ग्रामीणों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त देखा तो सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही SDM CO के अलावा कंदरापुर थाना पुलिस भी पहुंच गई। आनन फानन में राजमिस्त्री को बुलाकर क्षतिग्रस्त प्रतिमा को ठीक कराया गया। इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। ग्रामीण मुकदमा दर्ज करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कंदरापुर थाना पुलिस ने मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। लालजीत यादव ने बताया कि बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की ये तीसरी घटना है। अराजक तत्व पहले भी 2 बार इस प्रतिमा को तोड़ चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से अराजक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। मेरा नाम लालजीत यादव, क्रांतिकारी समाजवादी जनसभा पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज हम लोग गौरी नारायणपुर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाई गई थी। आज कुछ मनुवादी सोच के लोग, कुछ हरमपना करने वाले लोग आज बाबा साहब की मूर्ति को जो है कि क्षतिग्रस्त कर दिए। आज उसको लेकर के जो है कि सभी गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका विरोध कर रहे थे। और यहाँ पे SDM, SCO और SO कंदरापुर और पुलिस प्रशासन, तहसीलदार सभी लोग आए हैं। हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि इसकी फिंगरप्रिंट ले ली गई है। यहाँ पे बहुत से लोग जुटे हुए हैं, पार्टी के सभी पार्टी के लोग जुटे हुए हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्द ये जो भी ऐसी हरकत किया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है, तोड़ा है, उसके ऊपर विधिक कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, नहीं तो हम लोग इसके लिए वृहद आंदोलन करने के लिए मांग करेंगे। ये आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रात्रि में कुछ शरारती तत्वों द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति है गौरी नारायणपुर में, वो बाहर एक स्कूल बना होता, उसके अहाते में सुनसान जगह में मूर्ति थी, वहाँ एक उनकी हाथ को क्षतिग्रस्त कर दिया, चश्मे को क्षतिग्रस्त किया है। वहाँ पर तत्काल मौके पर पहुँचे और मूर्ति जो बाबा साहब की जो प्रतिमा थी उसे ठीक कराने का कार्य किया जा रहा है। और जो दोषी व्यक्ति हैं उनमें से कुछ संदिग्ध लोग जिनके बारे में बताया गया है कि पहले कल भी बात वहाँ पर आसपास काम कर रहे थे, उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और कोई कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। अलीगढ़ महानगर के एटा चुंगी से सटे सरोज नगर कॉलोनी में सर्राफा कुलदीप की पत्नी कंचन वर्मा का कत्ल करने के बाद उनका इकलौता बेटा योगेश उर्फ राजा 1 करोड़ के जेवरात भी लूट ले गया था। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे योगेश ने इस वारदात को अपनी पत्नी के कहने पर दोस्त और उसकी प्रेमिका के संग मिलकर अंजाम दिया था। हालांकि पहले ही दिन से पुलिस और विवाहित बहनों को भाई योगेश पर शक था, लेकिन शाम को एक फोन कॉल की मदद से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने कंचन वर्मा के कत्ल में योगेश के साथ साथ उसकी पत्नी, दोस्त और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। SSP मुनराज ने बताया कि 19 फरवरी की दोपहर हुई वारदात के बाद SP सिटी कुलदीप सिंह गुड़ावत, SP क्राइम डॉक्टर अरविंद के नेतृत्व में 2 टीमें वारदात के खुलासे को लगाई गई थी। मौकाए वारदात पर यह तो तय हो गया था कि घर का कोई सदस्य इस वारदात में शामिल है। फिर घटना वाली रात ही CCTV की मदद से सुराग जुटा लिए गए थे। उन सुरागों में बेटा योगेश रडार पर आ गया था। सुबह अंतिम संस्कार के बाद परिवार के सदस्यों से बातचीत का सिलसिला पुलिस की जांच टीमों ने शुरू कर दिया। इसी बीच मिले साक्ष्यों और सुरागों के आधार पर योगेश पर शक पुख्ता हो गया। शाम को एक फोन कॉल ऐसी आई कि उसने बिल्कुल साफ कर दिया कि वारदात किसी और ने नहीं बल्कि योगेश ने ही की है। शाम को कुलदीप के बेटे योगेश उर्फ राजा को थाने ले जाकर जब पूछताछ शुरू की गई तो उसने खुद ही वारदात करना स्वीकार कर लिया। उसने वारदात में अपने साथ अपनी पत्नी सोनम उर्फ चित्रा, दोस्त तनुज चौधरी,
और उसकी प्रेमिका सेहजल चौहान उर्फ रिनी के शामिल होने की बात स्वीकार की। साथ ही उसने अपने किराए के मकान से पूरा माल बरामद कराया। वहीं से उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया, जबकि तनुज और रिनी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। तनुज से लूट की रकम में से 50,000 रुपये बरामद हुए। इस तरह कुल मिलाकर 1 करोड़ के सोने चांदी और हीरों के जवाहरात और 1 लाख रुपए बरामद किए गए। सरोजनगर मोहल्ला में 19 तारीख में शाम आफ्टरनून में घटना हुआ है। एक महिला का हत्या के साथ लूटपाट हुआ है एक सोनार के मकान में। पुलिस ने उस घटना का अनावरण किया। 24 घंटे के अंतर्गत हमारा एसपी क्राइम और एसपी सिटी के नेतृत्व में ये घटना अनावरण हुआ है। घटना में पता चला है जो मृतक का बेटा ने अपना माँ का हत्या किया है लूटपाट करने के लिए है। ये घटना हुआ है। उस पर बेटे के साथ उनका दोस्त तनु और उनका तनु का गर्लफ्रेंड और बेटा का पत्नी, ये सभी 4 लोग शामिल था है। उनका चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो घटना में कितना भी माल गया है, लगभग 1 करोड़ का ज्वेलर्स, ये हीरा और चांदी गई थी, वो पूरा पुलिस ने 100% रिकवरी कराया। पीछे क्या इंटेंशन था? जो मृतकों का बेटा अपने प्रेमी के साथ शादी कर लिया था 6 महीने पहले, और उसका नाराज होते हुए और मृतकों का पापा और मम्मी पेरेंट्स ने उनके घर से बाहर निकाल दिया था। उन्हें किराए पर मकान लेकर आ रहा था पिछले 6 महीने से। उनका खर्चा का दिक्कत हुआ है। उसके बाद उन्हें बार बार जाके पापा मम्मी से पूछता था, पैसा वगैरह मांगता था। उन लोग मना किया है और उनका पत्नी के छोड़ने के लिए उन्होंने दबाव बनाया था। उसका नाराज होते हुए उन्होंने अपना खर्चा के लिए उनका पैसा चाहिए था, उसके लिए उसने लूटपाट की है। राजस्थान के चूरू जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा रविवार देर शाम तारानगर शारदा शहर रोड पर बुचावास गांव के पास बताया जा रहा है, जहां चलते हुए ट्रक का टायर अचानक से फट गया और सामने से आ रही पिकअप को गलत साइड में जाकर टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप में सवार 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 17 लोग घायल हो गए। पिकअप में राजस्थान के 4 लोगों के अलावा अन्य सभी हरियाणा राज्य के बताए जा रहे हैं। हादसे में मारे गए सभी 4 लोग हरियाणा के रहने वाले थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी और एसपी मौके पर पहुंचे। वहीं सभी घायलों को एम्बुलेंस और प्राइवेट वाहनों की मदद से पहले स्थानीय अस्पताल पहुंचाया और फिर बाद में वहां से कई घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय भरतिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 3 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर हरियाणा के रोहतक जिले से एक किसान चलती फिरती झोंपड़ी लेकर किसानों के समर्थन में पहुंचा। इस झोंपड़ी की खासियत ये है कि इसे एक ऑटो के ऊपर बसाया गया है। इसमें सोलर सिस्टम भी लगा है, जिसमें पंखा, लाइट और म्यूजिक सिस्टम है। इसे एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से ले जाया जा सकता है। रोहतक जिले के निवासी सोनू ने बताया कि झोंपड़ी में सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। जब झोंपड़ी के मालिक से पूछा गया कि क्या इसे पुलिस नहीं रोकती, तो इसके जवाब में सोनू ने कहा कि कोई नहीं रोकता, बल्कि सड़कों पर चल रहे लोगों को ये काफ़ी पसंद आती है। वहीं झोंपड़ी के साथ आए किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक हम ऐसे ही बॉर्डर पर घूमते रहेंगे। सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दूसरी ओर फिर से बातचीत शुरू हो सके, इसके लिए किसान और सरकार दोनों तैयार हैं। हालांकि दोनों ही अभी तक बातचीत की टेबल पर नहीं आ पाए हैं। आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस प्रशासन ने जमकर लाठियां भाजी। आपको बता दें कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की जद में अतरौलिया क्षेत्र के करीब 39 गांव के किसानों की जमीनें आ रही हैं। अब तक 80% किसानों की जमीनों का बेनामा करा लिया गया है। क्षेत्र के 10 गांवों के लगभग 100 किसानों की जमीनों की रजिस्ट्री अभी बाकी है। लगातार 3 नोटिस के बाद दोपहर एसडीएम बूढ़नपुर और अतरौलिया कोतवाल मय फोर्स के गदनपुर पहुंचे। इसके बाद पीएसी भी पहुंच गई।
12:30 बजे लहरा रही गेहूं की फसल को जेसीबी से समतल किया जाने लगा। सर, हमारे यहाँ सीआरओ साहब बताए थे कि जब तक आप लोग फसलों का भुगतान नहीं हो जाता, मुआवजा आ नहीं जाता खाते में, तब तक हम अतिक्रमण नहीं करेंगे। अभी फसल हमारी हरी भरी है, कटी भी नहीं है। और ये लोग बिना बताए ही हम लोग सिर्फ शांतिपूर्वक गए थे प्रशासन से बात करने, और ये लोग ज़बरदस्ती अधिकारी लोग पीछे होकर पुलिस प्रशासन को आगे करके ज़बरदस्ती लाठीचार्ज करवाए हैं। कितने लोगों का सर फूटा है, बात तक करने नहीं दिए, ये सुन ही नहीं रहा है। और हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे जो कोई भी हम लोगों के साथ नहीं है, बस अत्याचार चल रहा है किसानों के ऊपर। इसका विरोध कुछ किसानों ने किया, प्रशासन ने समझाया, लेकिन ग्रामीण फसल काटने तक का समय मांगने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि अभी कुछ किसानों का मुआवजा भी मिलना बाकी है, फसल कट जाने दें तब तक मुआवजा भी मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग जेसीबी के आगे आकर रोकने लगे। पीएससी और 3 थानों की फोर्स ने लाठियां भाजना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में ग्रामीण तितर बितर हो गए। हमारा समस्या है, सब हमारा जो है जो शीश लेने जा रही है उसमें सब हमारा खाली 12 बिस्सा जा ही रहा है, उसमें सब हमारा सब लोग ढेर ले रहे हैं। लोग लगभग कितना ले रहे हैं? हमारा कम से कम साहब जा रहा है 8-9 बिस्सा फादिल जा रहा है। तू डाल डाल में पात पात की कहावत को चरितार्थ करता जनपद का खाद्यान्न विभाग। मामला जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत खेसराहा विपणन केंद्र का है। हमारे सहयोगी नियामतुल्लाह की रिपोर्ट है कि सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन सरकारी तंत्र में बैठे नौकरशाही सरकार के इन दावों की हवा निकालते रहते हैं। तू डाल डाल में पात पात इस कहावत को चरितार्थ करते हुए सरकार के हर निगरानी में सेंधबारी करने से पीछे नहीं हटते, और कितनी भी पहरेदारी लगा दी जाए लेकिन चोरी हो ही जाती है। कमोबेश यही स्थिति पूरे प्रदेश में है। लेकिन अगर जनपद सिद्धार्थनगर की बात करें तो जनपद का सार्वजनिक वितरण प्रणाली नानी खाद्यान्न विभाग अक्सर समाचारों की सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि सुर्खियां बटोरते खाद्यान्न विभाग पर कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि आम जनमानस की शिकायतें भी बेकार साबित होती हैं, क्योंकि जिले के आला अधिकारी ही अपने अधीनस्थों के बचाव में हमेशा खड़े रहते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि जनपद के इन गोदामों में कैसे खाद्यान्न की चोरी होती है। और अब बात करते हैं कोविड-19 की। देश के अधिकांश राज्यों में कोरोना की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में बढ़ रहे नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते महाराष्ट्र में कई इलाकों में बंदिशें भी लगानी पड़ रही हैं। रविवार को महाराष्ट्र में 6,971 नए मामले दर्ज किए गए। इस बीच केंद्र ने भी राज्यों में बढ़ रहे मामलों पर रोक लगाने के लिए और ज्यादा सख्ती बरतने की अपील की है। महाराष्ट्र के कई शहरों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों से एक बात तो तय है कि जरा सी लापरवाही महामारी की चपेट में बड़ी आबादी को ले सकती है। मुंबई, पुणे, अमरावती महाराष्ट्र के ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जहां कोरोना का संक्रमण चिंताएं बढ़ा रहा है। पुणे में जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान गैर जरूरी गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को भी 28 फरवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया है। रेस्तरां भी रात 1 बजे की बजाय 11 बजे ही बंद होंगे। वहीं हॉटस्पॉट की पहचान कर संक्रमण रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में एक हफ्ते के दौरान आए नए मामलों की वजह से सक्रिय मामलों में 29% की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही राज्य में 6,000 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। संक्रमण में तेजी को देखते हुए जिला प्रशासन को सभी उपाय अपनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के अलावा केरल, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले में पिछले हफ्ते तेजी दर्ज हुई है। सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में ही देश के कुल संक्रमित मामलों के 74% संक्रमित मामले सामने आए हैं। केरल में औसतन साप्ताहिक मामले 42,000 के करीब हैं और साप्ताहिक संक्रमण दर 13.9% है, जिससे राज्यों के साथ केंद्र सरकार की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण पर काबू पाने की सलाह दी है। केंद्र ने अपील की है कि RT-PCR टेस्ट संबंधित राज्यों में बढ़ाए जाएं। जिन जिले में मामले बढ़ रहे हैं वहां निगरानी सख्त हो। उच्च मृत्यु दर वाले जिलों में क्लिनिकल प्रबंधन पर खासा जोर दिया जाए और रैपिड एंटीजन नेगेटिव लोगों के लिए RT-PCR द्वारा पुनः परीक्षण अनिवार्य हो। टोटल हेल्थ कार्यक्रम में ही एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी जानकारी दी है कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन लोगों को खुद को सुरक्षित रखने के लिए मास्क लगाने, बार बार हाथों को धोने, शारीरिक दूरी का ध्यान रखने के साथ ही गैर जरूरी यात्रा से भी बचना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि भारत में उपलब्ध टीके अभी तक आए कोविड के स्ट्रेन पर प्रभावी हैं।
हालांकि देश के 5 से 6 राज्यों को छोड़ दें तो महामारी की स्थिति अभी तक नियंत्रण में दिखाई पड़ रही है और टीकाकरण अभियान शुरू होने के 36 दिन तक 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है। वहीं भारत में संक्रमण से ठीक होने की दर 97.25% है तो देश के 22 राज्यों में पिछले 24 घंटे में एक भी मृत्यु नहीं हुई है। अमरावती के आंकड़े बड़े पैमाने में बढ़े हुए हैं और लॉकडाउन ये उपाय नहीं है, लेकिन ये जबरन हमें लगाना पड़ रहा है क्योंकि लोग सुनने के मूड में नहीं है। 2 दिन का जनता कर्फ्यू कलेक्टर ने अनाउंस करने के बाद भी लोग रास्ते पे दिख रहे हैं और जो हमारा प्रमाण था स्पाइक में हमें सबसे ज़्यादा 7,000 रुग्ण यहाँ पे मिले थे, अभी उससे भी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ये अभी अमरावती सिटी और अचलपुर सिटी में है और उसके बाद में कुछ गाँवों में यदि लगाना पड़ेगा तो कलेक्टर के तरफ से आपको वो नोटिफिकेशन आ जाए। सिद्धार्थनगर के CSC सोहरतगढ़ में तैनात स्टाफ नर्स मधु समीदा के सरकारी आवास पर सुबह उसके निजी ड्राइवर की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। अधीक्षक ने घटना की सूचना CMO और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सोहरतगढ़ और चिलैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बस्ती जिले के बाल्टरगंज थाना क्षेत्र के दुबौलिया गांव निवासी गणेश मिश्र उर्फ डब्लू CSC सोहरतगढ़ में तैनात एक स्टाफ नर्स मधु समीदा का निजी चालक था। सुबह स्टाफ नर्स मधु ने गणेश की मौत की जानकारी स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को और CSC प्रभारी को दी। सूचना पर CO, SO और SOG प्रभारी जीवन त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। स्टाफ नर्स और चिकित्सा अधीक्षक से पूछताछ की। सूचना पर पहुंचे मृतक के बड़े भाई अवधेश मिश्र और पत्नी शैल कुमारी से भी पूछताछ की। मृतक के पास से जहर की शीशी सहित कुछ सामान बरामद किया गया है। SO सोहरतगढ़ ने बताया कि सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। थाना सोहरतगढ़ अंतर्गत CSC सोहरतगढ़ परिसर में एक स्टाफ नर्स के ड्राइवर गणेश मिश्रा सन ऑफ दिनेश ग्राम दुबौली वाटरगंज बस्ती के जो रहने वाले थे, उनकी आज मृत अवस्था में कमरे में बॉडी मिली है। पोस्टमार्टम 50 दिनात्मक कार्रवाई की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई की अनुसार प्रथम लिस्ट क्या लग रहा है सर? पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद ही कुछ बता पाएंगे। प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार का ये अंतिम बजट साबित होगा। चाहकर भी वो अगला बजट पेश नहीं कर पाएंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति से देश को भारी नुकसान हो रहा है। जनता को इसके लिए आगे आना चाहिए। गोरखपुर में पुलिस के द्वारा कथित निषाद समाज के मछुआरों पर अत्याचार और बर्बरता पर उन्होंने कहा कि निषादों को समाजवादी पार्टी नई नाव देगी। योगी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ध्वस्तीकरण पर उन्होंने कहा कि ये किस कानून के तहत लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री ने पूर्व सांसद राम पूजन पटेल के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करके दुख जताया और संवेदना प्रकट करने उनके आवास पर भी गए। उत्तर प्रदेश की सरकार का आखिरी बजट आज पेश हो गया। ये आखिरी बजट था। इसके बाद मुख्यमंत्री जी को चाहेंगे भी तो नहीं मिल सकता। क्योंकि जो कुछ सोचा था, जो कुछ उन्होंने जनता में फैलाया था, बताया था, अब वो सब का समाप्त हो गया। कुछ बचा नहीं उनके पास। और हम और आप लोग यही तो कहते हैं, क्योंकि ये 5वां बजट था इनका। अब कोई बजट नहीं आएगा। और जिस सरकार का 5वां बजट आ गया हो तो हमें तो वही कहावत याद आ रही है पुरानी, जो आप सब जानते हो, खेल खत्म और पैसा हजम। ये बहुत पुरानी कहावत है कि खेल खत्म पैसा हजम। और कैसे हजम किया भारतीय जनता पार्टी ने पैसा, वो हम और आप लोग समझ नहीं पा रहे। हम और आप नहीं समझ पा रहे। और जिस तरह के कानून लाए जा रहे हैं, हमें तो उम्मीद थी और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीद थी इस बात की कि ये जो बजट आएगा
इसमें कहीं ना कहीं गरीब के लिए, किसान के लिए राहत पहुंचेगी। लेकिन गरीब को वही मिला धोखा जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से धोखा देती आई है। और हमारे किसान भाई ये जान लें, ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, ये हमारी आपकी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे आपके लिए फैसला नहीं ले रही, ये केवल फैसला ले रही उद्योगपतियों के लिए। याद रखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मां गंगा को धोखा दे सकते हैं, वो हमें और आपको कैसे छोड़ेंगे बताओ। मां गंगा को धोखा देने वाले लोग हमें आपको नहीं छोड़ेंगे। यही तो दावा किया था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, गंगा साफ हो जाएगी। गंगा साफ नहीं हुई, लेकिन गंगा के लिए लाया हुआ बजट साफ हो गया, वो पता नहीं कहां से। और फिर मैंने सुना है कि बहुत मकानों पे बुलडोजर चल रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये कहां का कानून है? कुंभ मेला 2021 के पावन पर्व शाही स्नान के दौरान तीर्थ नगरी हरिद्वार में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं पर राज्य सरकार द्वारा जटिल प्रक्रियाओं को संशोधित और सरलीकरण किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन के दूसरे दिन पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में कोट द्वार से देहरादून जाते समय चंडी चौराहे के पास सिंचाई विभाग के बंगले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करके एक सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कुंभ मेला 2021 के आयोजन में सख्ती करने का उद्देश्य ये है कि अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों की वजह से कुंभ मेला यात्रा के दौरान कोरोना महामारी विकराल रूप न ले ले। इसलिए सरकार की ओर से कुंभ मेले को लेकर यात्री प्रवेश पर सख्ती बढ़ाई गई है। लेकिन व्यापारियों, सामाजिक संगठनों, संयुक्त मोर्चा की ओर से एसओपी को लेकर जो मांग की जा रही है, उस पर सरकार की ओर से कई दौर की कैबिनेट की बैठकों में चर्चा की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त मोर्चे की न्याय संगत मांगों पर आगामी बैठक में पुनर्चर्चा की जाएगी और हरिद्वार के व्यापारी, अन्य सामाजिक संगठनों, होटल, धर्मशालाओं, ऑटो रिक्शा यूनियन, सूमो यूनियन जैसे क्षेत्रों में अपना व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर कुंभ मेला 2021 के आयोजन में तीर्थयात्री भी आएं और धर्म नगरी हरिद्वार का समस्त व्यापार संचालित हो, इसके लिए सरकार की ओर से निर्णय लिए जाएंगे। देखिए, क्योंकि व्यापार संघ के लोगों ने जिस तरह मांग की है कि महाकुंभ पे जिस तरह कुछ सख्ताई की गई है और सख्ताई सरकार के द्वारा इस चीज़ को ध्यान में रख के की गई है कि अगर बहुत बड़ी भीड़ होती है और उससे महामारी फैलने का अगर डर हो सकता है, तो इसलिए सरकार के स्तर पर थोड़ा सा सख्ताई की गई है कि जिससे कि यात्रा तो हो, लोग यात्री भी आए, लेकिन वो एक व्यवस्थित रूप से यात्रा चले। लेकिन अपने व्यापारियों की अपनी समस्या अपनी जायज़ है कि अगर इस डर की वजह से यात्री बिल्कुल नहीं आएगा तो उससे उनके व्यापार पर पहले ही महामारी के कारण काफ़ी प्रभाव पड़ा है और उसका और प्रभाव पड़ सकता है। तो एक बार हम सरकार के स्तर पर कि कोई महामारी भी ना फैले और व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, यात्रा भी व्यवस्थित हो, इस सब को लेकर पहले भी काफ़ी चर्चा कैबिनेट में हुई है इस विषय को लेकर, और एक बार हम फिर इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे जिससे कि कोई बीच का रास्ता निकल सके। यूपी के हापुड़ में लव जिहाद के आरोपी ने लड़की द्वारा बात न करने को लेकर उस पर तेजाब फेंक दिया। हमले से लड़की बुरी तरह से झुलस गई। आपको बता दें कि रोहिल उर्फ रोहिल खान ने हापुड़ के सिंबावली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने राहिल की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की। खुद को घिरा देखकर राहिल ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इस एनकाउंटर में आखिरकार वह पकड़ा गया। पुलिस ने राहिल के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पूछताछ के दौरान राहिल ने बताया कि लड़की से उसकी दोस्ती थी। कुछ समय बाद लड़की ने उससे बात करने से मना कर दिया था, तभी से वह नाराज था। इसी गुस्से में उसने लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया। फरीदपुर गांव की रहने वाली युवती घर के अंदर बर्तन साफ कर रही थी, तभी रोहिल खान वहां पहुंचा और उसने लड़की पर तेजाब फेंक दिया। लड़की के शोर मचाने पर परिजन रोहिल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन वह फरार हो गया। परिवार वाले लड़की को लेकर अस्पताल पहुंचे। हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल के लिए रेफर कर दिया है। जी ऐसा लड़के का केस है जी, तेजाब अच्छा तेजाब किसने करा ये राजपुर का लड़का है जी। कहाँ करा तेजाब ये वही गेरा गांव में जी। घर पर आके आपके? घर पे आ गए। अच्छा, अब लड़की कहाँ है? लड़की जी अब तो अस्पताल में। सॉरी, क्या हालत है? ये लगभग 7:30-8 बजे की घटना है। फरीदपुर से मामली आता है। वहाँ पर एक लड़की के ऊपर कुछ केमिकल डाला गया है जो संभवतः एसिड है। लड़की को तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ से उसको मेरठ रेफर कर दिया। उसको उपचाराधीन है, फिलहाल वो खतरे से बाहर है। तहरीर प्राप्त कर ली गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही हम अभियुक्त की गिरफ्तारी करेंगे। आरोपी हिरासत में लिया गया सर? टीमें लगी हुई है, जल्दी से उसको हिरासत में लेंगे, कठोरतम कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाएगी।